Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to learn section 123 of the Companies Act 2013, that is distribution of dividends in almost 10 minutes. Now, dividend होता क्या है? डिविडेंड होता है हमारा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जब भी हम लोग डिविडेंड के बारे में बात करते हैं तब हमेशा हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इसलिए क्योंकि पूरा जो प्रॉफिट होता है, किसी भी कंपनी का पूरा जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट आप एज अ डिविडेंड नहीं दे सकते क्योंकि तुमको डेप्रिसिएशन भी देना होता है। तुमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है, तुमको डेप्रिसिएशन देना होता है। जितने भी कंपनी ने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस किया है उनको पे ऑफ करना होता है, ठीक है, उनको राइट ऑफ कर देना होता है। उसके बाद जाके तुम डिविडेंड दे पाते हो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझाता हूँ। देखो, किसी भी कंपनी में एवरी साल उनके एसेट्स जो है वो डेप्रिसिएट होंगे, तो वो डेप्रिसिएशन तुमको पे राइट ऑफ करना है सबसे पहले प्रॉफिट से ही। उसके बाद तुम्हारा प्रीवियस ईयर में जो भी तुम्हारा लॉस वगैरह अगर हुआ, वो अगर तुमने कैरी फॉरवर्ड किया इस साल में, इस ईयर में कैरी फॉरवर्ड तुमने किया, तो उसको पे ऑफ कर दो, उसको खत्म कर दिया। ये दोनों झमेला खत्म हो चुका है। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, वो तुम अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। सर शेयर होल्डर्स को क्यों देना सर? वाई गिव डिविडेंड? डिविडेंड इसलिए देना होता है क्योंकि प्रॉफिट जो है ना वो ओनर्स का ही है। ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, तो ओनर्स का पैसा ओनर्स को दे देते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा हुआ है, इसमें कंपनी जो है वो शेयर होल्डर को ये बताना चाह रहा है कि भैया हम लोग बहुत बवाल वाले कंपनी है और हम लोग डिविडेंड देते हैं। आपके पैसे आपको, आपने इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा खासा आपको दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये दावा करता है कंपनी। उसी के साथ साथ और एक चीज़ कहता है कंपनी, वो है कि शेयर होल्डर साहब आप कंपनी में रह जाना, नहीं जाना, क्योंकि आप अपने शेयर्स जो है वो बेचना नहीं, क्योंकि हम लोग डिविडेंड देते हैं। हमारा कंपनी भले लॉस है, लॉस हो रहा है कंपनी में, लेकिन फिर भी हम लोग आपको डिविडेंड दे रहे, देख रहे हो सर? हाँ, तो इसलिए कंपनी डिविडेंड देता है। तो सर कंपनी डिविडेंड लॉस पे भी दे सकता है? आंसर है यस। तो वो सारा चीज हम लोग देखेंगे आज। ये जो डिविडेंड है ये तुमको पता चल चुका है कि डिविडेंड हम लोग क्यों देते हैं। नॉर्मली अगर लेमन्स टर्म में बताए तो डिविडेंड इसलिए दिया जाता है सो दैट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर पाए एंड उसको रिटेन कर पाए, ठीक है। शेयर होल्डर्स भी खुश, कंपनी भी खुश। अब देखो सोर्स क्या रहेगा डिविडेंड देने के लिए। दो मेजर सोर्सेस है, एक है प्रॉफिट, दूसरा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इजी है, ये सबसे पहले बता देता हूं। गवर्नमेंट जो है ना वो मनी प्रोवाइड करता है। क्यों क्यों डिविडेंड मुझको देना है? गवर्नमेंट क्यों मनी प्रोवाइड करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले गारंटी दे रखा था कि हाँ हम लोग आपको मनी प्रोवाइड करेंगे सो दैट आप डिविडेंड दे पाए। तो गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दे रखा है, ड्यू टू गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो उस समय गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है मनी सो दैट वो लोग डिविडेंड दे पाए, कंपनी डिविडेंड दे पाए। दूसरा सोर्स जो होता है वो है प्रॉफिट्स। जो मेजर एंड मेन सोर्स होता है कंपनी का डिविडेंड देने के लिए वो है प्रॉफिट्स। अब ये जो प्रॉफिट्स है वो कैसे देंगे? करंट ईयर प्रॉफिट से देंगे। करंट ईयर जो प्रॉफिट तुम्हारा हो रहा है उस प्रॉफिट से देंगे। करंट ईयर कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट ईयर प्रॉफिट से देंगे। पास्ट ईयर भी प्रॉफिट है, करंट ईयर भी प्रॉफिट है, तो दोनों मिला के देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट से दिया जाता है अब तुम्हारा डिविडेंड। और एज पर शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन देने के बाद, डेप्रिसिएशन क्रिएट करने के बाद ही तुम दे पाओगे डिविडेंड, याद रखना। और डेप्रिसिएशन किस प्रकार से तुमको करना है वो शेड्यूल 2 में लिखा है, ठीक है। सेक्शन 1 to 3 में इतना ही तुमको याद रखना है। फिर है प्रॉफिट विच आर एक्सक्लूडेड। कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम डिविडेंड, जो कि है अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स एंड गेन्स फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स के रीवैल्यूएशन पे जो तुमको गेन होता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट तुमको होता है, मतलब वही गेन जो होता है, उससे तुम डिविडेंड नहीं दे पाओगे। लेकिन हाँ डेफिनेटली प्रॉफिट से दे पाओगे। जो तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता है, दोनों प्रॉफिट में से तुम डिविडेंड दे पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है डिविडेंड जो हम लोग देते हैं वो प्रॉफिट से देते हैं, ये तो पता है सर, लेकिन प्रॉफिट हम लोग रखते कहां पर है? प्रॉफिट जो है वो तुम्हारा रिजर्व में चला जाएगा। अब ये जो रिजर्व वाला टर्म है ना, रिजर्व, ये इस टर्म में दो प्रकार के रिजर्व्स आते हैं। एक है तुम्हारा जनरल रिजर्व जो रिजर्व है, और दूसरा है तुम्हारा फ्री रिजर्व। जो फ्री रिजर्व नहीं है वो बाकी के रिजर्व्स है, और दूसरा होता है फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब तुम कंपनी के मोस्टली डिविडेंड देने के टाइम पे ये फ्री रिजर्व तुम यूज कर सकते हो। कंपनी डिविडेंड ओनली एंड ओनली अपने फ्री रिजर्व से निकाल के देता है, याद रखना। समझ में आ रहा है? कंपनी हर साल जैसे प्रॉफिट कमाता है ना, वो थोड़ा अमाउंट जो है वो फ्री रिजर्व्स में घुसा के रखता है सो दैट नेक्स्ट ईयर वो क्या दे पाए, बताओ? हाँ जी, डिविडेंड दे पाए। नेक्स्ट ईयर या फिर करंट ईयर में भी डिविडेंड दे सकते हैं। दो प्रकार के डिविडेंड होते हैं, एक होता है इंटरियम डिविडेंड
ठीक है। दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं। याद रखना कि ऑल फ्री रिजर्व, जितने भी फ्री रिजर्व्स है वो तो रिजर्व्स है, लेकिन सारे रिजर्व्स फ्री रिजर्व्स नहीं है, क्योंकि तुम रिजर्व, डायरेक्ट रिजर्व से तुम नहीं दे सकते डिविडेंड, तुमको फ्री रिजर्व से देना होता है। जो रिजर्व होता है कंपनी का, उसके अंदर में एक डिवीजन होता है जिसमें फ्री रिजर्व रखा होता है, उसी फ्री रिजर्व में से तुमको देना होता है। और फ्री रिजर्व जो है ये डिविडेंड देने के काम के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है? डिविडेंड कैन बी पेड ओनली फ्रॉम द फ्री रिजर्व। तो कोई तुमसे पूछ ले कि डिविडेंड कहां से पेमेंट हो सकता है, डिविडेंड तुम बता देना कि भैया फ्री रिजर्व से ही डिविडेंड पेमेंट होता है। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, ये ऑप्शनल होता है, हर साल तुम कर सकते हो, सो दैट तुम डिविडेंड दे पाओ ऑब्वियसली। देखो, बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी कैन ट्रांसफर अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट हुआ है बहुत ज्यादा, कंपनी को डिविडेंड देना है, ठीक है। अब पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड तुम मत दे देना, तुम थोड़ा जो है रिजर्व्स के लिए रख दो, है ना, थोड़ा प्रॉफिट तुम रिजर्व्स के लिए रख दो, सो दैट नेक्स्ट ईयर काम आए। तो बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड कंपनी कैन ट्रांसफर अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू इट्स रिजर्व, रिजर्व्स में तुम डाल सकते हो। अब कितना परसेंटेज तुमको डालना है ये तुम्हारे ऊपर है। समझ में आ रहा है? डिक्लेरेशन, डिविडेंड डिक्लेरेशन से पहले समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद है इन केस ऑफ नो प्रॉफिट, पकड़ लो कंपनी में प्रॉफिट हुआ ही नहीं, स्टिल कंपनी चाहता है कि वो डिविडेंड दे, क्या दे सकते हैं? हाँ, क्योंकि पिछले ईयर के जो प्रॉफिट है ना उससे देंगे। इस साल तो प्रॉफिट हुआ नहीं, लेकिन पिछले ईयर के जो प्रॉफिट है उस साल से देंगे, उस प्रॉफिट से देंगे। कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ट्रांसफर टू फ्री रिजर्व। जो तुम फ्री रिजर्व में तुम प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे, उसी मतलब जैसे तुम्हारा प्रॉफिट होता था हर साल, तुम थोड़ा प्रॉफिट फ्री रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो पिछले साल जो तुमने फ्री रिजर्व में ट्रांसफर किया था उसी फ्री रिजर्व में से तुम डिविडेंड दे सकते हो। जैसे कहावत है, आज कमाएगा तब ना जाके कल खाएगा, तो आज सेव करेगा फ्री रिजर्व में, तो कल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसी में से ना देगा डिविडेंड। समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, कुछ कंडीशंस है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन ये है कि जो रेट होगा ना डिविडेंड, अब तुम तो मन मुताबिक डिविडेंड का रेट नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, तुम्हारा लॉस ही है नॉर्मली दिस ईयर, या फिर लॉस नहीं हुआ है लेकिन ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ, मीनिंग कि डिविडेंड दे पाओ, तो प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट है वहां से तुम दे रहे हो, तो तुम मन मर्जी बहुत ज्यादा जो है डिविडेंड नहीं दे सकते, तुमको एवरेज निकालना होगा पिछले 3 साल का। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 साल में जितने तुमने डिविडेंड दिया, जो तुमने जिस परसेंटेज में तुमने डिविडेंड दिया, पकड़ लो 2%, 3%, 4%, 5%, जो भी परसेंटेज में तुमने डिविडेंड दिया, जिस परसेंटेज का तुमने डिविडेंड दिया, उसी परसेंटेज का एवरेज निकाल के 3 साल का, पिछले 3 साल का 1, 2, 3 एवरेज निकाल के जो निकलता है उसी एवरेज का तुमको देना होगा डिविडेंड। दो रेट होगा, वो डिविडेंड रेट ऐसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, ऑन एन एवरेज रहना होगा। पिछले 3 साल में जितने तुमने डिविडेंड्स दिया उसी के एवरेज में तुमको देना है। पिछले 3 साल में तुमने 2%, 3% डिविडेंड दिया, इस साल तुम 10% देना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो कमाया नहीं तुमने भाई मेरे। रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द 3 years immediately preceding that year। मतलब आज इस साल में तुमको डिविडेंड देना है, तो इससे पिछले इमीडिएटली 3 साल जो था 2024, 2023, 2022, उन सालों में जो भी तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया था जिस रेट पे, उसका एवरेज निकाल के तुमको देना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर टोटल अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन, कितना टोटल अमाउंट हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व्स तो बहुत ज्यादा है, फ्री रिजर्व मेरा बहुत ज्यादा है सर, कितना हम लोग निकाल सकते हैं उतना बताओ, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ नहीं, पिछले साल के प्रॉफिट से हम लोग दे रहे हैं, तो फ्री रिजर्व में जो रखे हैं पूरा फ्री रिजर्व खाली कर दे? नहीं, तुम 10% दे सकते हो, या फिर 1/10 कह सकते हो। 1/10 ऑफ किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तुम्हारा जो पूरा फ्री रिजर्व है प्लस तुम्हारे कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल जितना भी है उसका 10% तुम दे सकते हो, इस बात का याद रखना, ठीक है। इन केस व्हेन कंपनी डिड नॉट मेक एनी प्रॉफिट इन द करंट ईयर, तुमको पहले पिछले ईयर से प्रॉफिट निकाल के देना है, तो उस समय पे तुमको इस प्रकार से देना होगा। 10% तुमको निकालना होगा, 10% तुम निकाल सकते हो। और याद रखना, तुम्हारे निकालने के बाद 10% निकालने के बाद याद रखना ये 10% मैक्सिमम है, यही तक तुम निकाल सकते हो, लेकिन तुमको 15% मेंटेन करके भी रखना है। मिनिमम बैलेंस जो तुम मेंटेन करके रखोगे ना रिजर्व्स में, वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। तुम रिजर्व में जो तुम
मेंटेनेंस बैलेंस रखोगे। मेंटेनेंस बैलेंस जो होता है, जैसे बैंक में मेंटेनेंस बैलेंस होता है कि पूरा का पूरा निकाल लोगे, नहीं। 10% निकाल सकते हैं सर, पूरा निकाल ले 10%, नहीं। तुमको 10% तुम निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हारा 15% का मेंटेनेंस बैलेंस है, इस बात का ध्यान रखना। क्या ये समझ में आ रहा है? तो मेंटेनेंस बैलेंस है 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, उतना तुम फ्री रिजर्व में रख के मेंटेन करके उसके बाद देखो तुम कितना निकाल सकते हो। अगर 7% तो 7%, अगर 2% तो 2%, अगर 5% तो 5% निकालो। कितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं? 10% निकाल सकते हैं ऑफ फ्री रिजर्व प्लस पेड अप शेयर कैपिटल। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन इतना मेंटेन करके भी रखना होगा। तो सबसे पहले मेंटेनेंस बैलेंस जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, उसको मत छुओ। उसके बाद जितना भी अमाउंट है, समझ में आ रहा है, वो निकालो, वहां से निकालो 10%। तो 10% कैसे कैलकुलेट होगा? फ्री रिजर्व, कंपनी का जो फ्री रिजर्व है प्लस पेड अप शेयर कैपिटल है, दोनों को मिला के जितना भी टोटल अमाउंट हो रहा है XYZ, ठीक है, उसका 10%, ठीक है। और ये 10% निकालने के बाद अकाउंट खाली हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंट में कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है, जितना भी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, उसका 15% का अमाउंट जो है उसमें बाय डिफॉल्ट मिनिमम बैलेंस रख देना होगा तुमको। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लियो, और ये भी साथ ही साथ कैलकुलेट कर लियो, तब जाके तुम ये कितना अमाउंट निकाल सकते हो वो तुमको पता चलेगा। अमाउंट विड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज, जितना अमाउंट तुम विड्रॉ करोगे सबसे पहले सेट ऑफ करो लॉसेस को जो तुमने इनकर किया दिस साल इन द फाइनेंशियल ईयर विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। समझ में आ रहा है? सेट ऑफ करोगे तुम लॉसेस को जो तुमने इनकर किया दिस साल। सेट ऑफ करने के बाद जो पैसा बचा तब वो जाके तुम डिविडेंड, क्योंकि तुम्हारे कंपनी में लॉसेस के पीछे लॉसेस हो रहा है, कंपनी में लॉसेस हो रहा है, उसको तुम एड्रेस नहीं करके तुम डिविडेंड देकर चले आओगे शेयर होल्डर्स को इंप्रेस करने के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो तुम पैसा निकालो डिविडेंड देने के लिए, लेकिन निकालने के बाद सबसे पहले तुम अपने लॉसेस को सेट ऑफ करो। अमाउंट विड्रॉन शैल बी फर्स्ट, सबसे पहले यूटिलाइज करो। किस काम के लिए? लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए, कंपनी में जो भी लॉसेस हुआ उसको सेट ऑफ करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। कौन से लॉसेस सर? पिछले साल के लॉसेस या दिस साल के? दिस साल के, इन द फाइनेंशियल ईयर विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। इस फाइनेंशियल ईयर में जो तुम लॉसेस कर रहे हो उस लॉसेस को सबसे पहले एड्रेस करो, उसके बाद शेयर होल्डर्स को खुश कर लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? लॉसेस को एड्रेस करना, राइट। लॉसेस को एड्रेस करो उसी अमाउंट में से जो तुम डिविडेंड देने के लिए निकाल रहे थे, और फिर तुम डिविडेंड दे दो। उसके बाद देखो मैंडेटरी सेट ऑफ एंड डेप्रिसिएशन। मैंडेटरी सेट ऑफ एंड डेप्रिसिएशन तो तुमको पता ही है। अ कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस तुम डिप्रिसिएशन और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस जो है उसको एड्रेस कर लो। सबसे पहले तुमको कैरीड ओवर लॉसेस जो है, जो तुम पिछले साल से दिस साल लेकर आए हो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करके, एंड जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन हुआ है एसेट्स के ऊपर, वो दोनों एड्रेस करो, ठीक है। वो दोनों एड्रेस करने के बाद पिछले साल क्या क्या हुआ, तुम्हारा एसेट डेप्रिशिएट हुआ, प्लस तुमने लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करके दिस साल लेकर आए, तो उन दोनों को निपटा लो। सबसे पहले दोनों जो है उसको सेट ऑफ कर लो पूरा अच्छे से, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दो एंड लॉसेस जो है उसको सेट ऑफ कर लो। कंप्लीट करने के बाद आर सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तुम्हारे करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से, क्योंकि इस प्रॉफिट से तुमको क्या देना है? डिविडेंड देना है। डिविडेंड देने से पहले क्या करोगे? ये दो काम बहुत नेसेसरी है, ये मेन काम है। ये मैंने फर्स्ट लाइन में भी बताया था आपको कि हाँ दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट देना होता है तुमको, समझ में आ रहा है? सारे प्रॉफिट नहीं, पूरा प्रॉफिट नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, समझे ना? ओके ओके। और कितना होगा, मतलब कैसे, कहाँ से देंगे हम लोग इसको? जो करंट ईयर में तुम प्रॉफिट बनाए हो उस प्रॉफिट से तुमको देना होगा, सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर बिफोर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। कि डिविडेंड में कितना हम लोग प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कितना है हमारे पास जो हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं, डिविडेंड के लिए कितना प्रॉफिट तुम दे सकते हो, उसको कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले तुम राइट ऑफ करो भाई मेरे। तुम्हारा जो लॉसेस हुआ था पिछले साल जो तुमने कैरी फॉरवर्ड किया उसको राइट ऑफ करो, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दो। उसके बाद तुम डिविडेंड का कैलकुलेशन करना, ठीक है। सेक्शन 123 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? डेप्रिसिएशन होगा किस प्रकार से? शेड्यूल 2 में जैसे लिखा है उस प्रकार से। सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। दो प्रकार के डिविडेंड होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड
इंटीरियम डिविडेंड साल के बीच में दिया जाता है एंड फाइनल डिविडेंड साल खत्म होने के बाद दिया जाता है तुम्हारा फाइनल डिविडेंड। क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा, कब कब हम लोग डिविडेंड कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटीरियम डिविडेंड जो है वो डिसाइड करते हैं। कब दिया जाता है? एनी टाइम बिटवीन 2 AGM, 2 AGM के बीच में, साल के बीच में 2 AGM के बीच में जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में तुम इंटीरियम डिविडेंड देते हो, समझे? एंड AGM में तुम क्या देते हो? AGM में तुम देते हो फाइनल डिविडेंड। साल खत्म हो गया, AGM में तुम डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। पिछले साल हम लोगों ने बहुत प्रॉफिट बनाया सर, इस साल हम लोग डिविडेंड देंगे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से तुम AGM में जो देते हो वो फाइनल डिविडेंड, और 2 AGM के बीच में अगर तुमने दिया वो है इंटीरियम डिविडेंड। इस बात का याद रखना। सोर्स कहां से? सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटीरियम डिविडेंड कहां से दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑब्वियसली सरप्लस हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तब जाके तुम वहां पे से दोगे। प्रॉफिट ऑफ फिनेंशियल ईयर फॉर विच इंटीरियम डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड। इस साल मतलब जिस साल तुम इंटीरियम डिविडेंड डिक्लेयर किया है उस साल के प्रॉफिट से तुम दे सकते हो। प्रेजेंट साल के प्रॉफिट से तुम दे सकते हो जिस साल में तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया। या फिर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल का जो पूरा टेन्योर था वो खत्म होने के बाद PL अकाउंट बना, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट हो वहां से तुम दे सकते हो, या फिर करंट साल के से दे सकते हो। फिर प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर अप टू द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। कि ये डिक्लेरेशन डेट है, पकड़ लो XYZ एक डिक्लेरेशन डेट है, इसके पहले क्वार्टर तक जितना तुमने प्रॉफिट बनाया उस क्वार्टर के प्रॉफिट से तुम दे सकते हो। ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रिस्ट्रिक्शन ये है कि इफ द कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड, वो सेम रिस्ट्रिक्शन है। तुमने अगर लॉस किया तो डिविडेंड डिक्लेयर कैसे होगा? वही पिछले 3 साल के जो तुम्हारा एवरेज रेट था उसको निकाल के तुम दे सकते हो। ठीक है। अब डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड अमाउंट, डिपॉजिट डिविडेंड अमाउंट, ये जो है ना सेक्शन 123, 124 में तुमको देखने को मिलेगा, अनपेड डिविडेंड अमाउंट। तो वो जो तुमको देखने को मिलेगा वो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग, सेक्शन 124। यहाँ पे सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 में कहा जाता है जो डिविडेंड अमाउंट तुम डिक्लेयर करोगे, तुमने डिसाइड किया, वो अमाउंट तुमको रखना होता है शेड्यूल बैंक अकाउंट में। कब रखना होता है? व्हेन 5 दिन के अंदर अंदर, विद इन 5 दिन के अंदर अंदर। कब 5 दिन के अंदर अंदर? जिस दिन तुमने डिक्लेरेशन किया डिविडेंड उसके 5 दिन के अंदर अंदर। पकड़ लो तुमने आज डिक्लेरेशन किया कि भाई और बहनों हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, इसके 5 दिन के अंदर अंदर, विद इन, याद रखना तुमको ये जो सारा तुम जितना भी डिविडेंड अमाउंट तुम देने के लिए प्रॉमिस कर रहे हो वो डिविडेंड अकाउंट शेड्यूल बैंक अकाउंट में ड्रॉप कर दो। समझ में आ रहा है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे करोगे? पेमेंट ऑफ डिविडेंड हमेशा याद रखना कैश में होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू हुम, किसको देना है? सबसे पहले देना है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को। टू देयर ऑर्डर, मतलब टू देयर ऑर्डर का मतलब होता है शेयर होल्डर्स जिसको देने के लिए बोले उनको दो, या फिर शेयर होल्डर के बैंकर भी होते हैं उनको दे दो। समझ में आ रहा है? लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को ही जा रहा है, तो शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड मिलता है। हमेशा याद रखना कैश पे जाएगा। और कैश मतलब क्या? तू कंपनी के पास आएगा और सबको 500 का नोट पकड़ाएंगे? नहीं, चेक, वारंट, ई मोड से देंगे, NFT वगैरह। और काइंड नहीं ले सकते तुम, याद रखना। कोई भी दूसरा वे ऑफ पेमेंट नहीं होगा, ओनली एंड ओनली कैश। याद रखना, कैश मतलब वो हाथ में 500 का नोट थमाना, वो नहीं। चेक, वारंट के या फिर ई मोड से दे सकते हो। काइंड मतलब अदर देन कैश, अदर देन कैश अलाउड नहीं है, ओनली कैश। डिविडेंड ओनली एंड ओनली कैश फॉर्मेट में ही होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिक्लेरेशन, 2 रिस्ट्रिक्शन है, एक है सेक्शन 73 का, एक है सेक्शन 74 का, दोनों डिपॉजिट से रिलेटेड है। अगर तुमको किसी भी प्रकार का सेक्शन 73 के अंदर प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, पब्लिक से तुम जो डिपॉजिट लेते हो उसके ऊपर प्रोहिबिशन, पाबंदी लगाया जाता है अंडर सेक्शन 73, वो अगर तुमने वायोलेट किया या फिर वायोलेट किया, ये तुमने वायोलेट किया तो नहीं दे सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड डिक्लेरेशन, फेलियर टू सेक्शन 73, तुम वायोलेट कर लिए सेक्शन 73, जो भी प्रोविजंस लिखा है वो तुमने वायोलेट किए। सेक्शन 73 क्या है सर? वो वहां पे सीखेंगे हम लोग। तुमको जानना है कि सेक्शन 73 एंड 74 ये दोनों अगर तुमने वायोलेट किए तो तुम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। और ये जो सेक्शन 74 है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, तुमने डिपॉजिट लिया लेकिन रीपेमेंट नहीं किया। और दूसरा 73 होता है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस, तुम डिपॉजिट ले ही नहीं सकते। ये 2 अलग अलग सेक्शंस है, इनका अलग अलग एक्सप्लेनेशन होगा। ये दोनों अगर तुमने वायोलेट कर लिया तो तुम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये तुम्हारे ऊपर पाबंदी लग जाएगा। ये कंप्लीट होता है सेक्शन 1 to 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आई होप कि ये बहुत इजीली तुम्हारा रिवीजन हो चुका है।
हो चुका है एंड ये नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये जरूर डाउनलोड कर लेना। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे डाउट जरूर पूछ लेना। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।